Hello friends, I hope you all are studying well. So today as you can see PYQ series. So यहाँ पर दोबारा से TGT का लास्ट ईयर क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ. So क्वेश्चन है कि मध्य सप्तक के षड्ज की आंदोलन संख्या क्या है, जिसमें पहला ऑप्शन है 260, दूसरा है 240, तीसरा है 280 और चौथा है 320. तो सबसे पहले इसके आंसर की बात करते हैं, जो कि इसका आंसर है षड्ज की आंदोलन संख्या पूछी है मध्य सप्तक की. ठीक है, मध्य सप्तक की. तो इसका आंसर है 240. तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के देखते हैं. सपोज मैं अगर आपसे ये पूछूं कि मध्य सप्तक के षड्ज की आंदोलन संख्या क्या है, तो आप क्या बताएंगे. और एक और क्वेश्चन है कि तार सप्तक के षड्ज की संख्या क्या होगी. जिसको भी आता है उनका अच्छा है, वेरी वेल एंड वेरी वेल डन. बट जिनको नहीं आता है उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है कि सबसे पहले ये मध्य की बात कर रहा है, यानी कि जो हम मध्य सप्तक चलते हैं, आपको पता होगा 3 सप्तक होते हैं. लेकिन आंदोलन संख्या कैसे निकाले. बाय द वे आंदोलन होता क्या, मोटा मोटा इन जनरल एक वाइब्रेशन होता है और एक तरह का कंपन. आपको अगर थोड़ा सा अगर जानना है कि क्या होता है, किसी मतलब बहुत ज्यादा अगर कोई न्यू इंसान है, तो कोई अगर आपके पास तानपुरा या कोई गिटार या कोई भी तार वाद्य है, तार वाद्य मतलब जिसमें स्ट्रिंग्स होती है, तो उसका आप थोड़ा सा एक बार खींच के देख लेना, खींच के छोड़ देना आपको सीधा. और खींच के जब छोड़ दोगे तो उसको देखना कि वो जैसे नॉर्मलाइज है, सबसे पहले वो एकदम स्टेबल रहता है. जैसे हम खींच के छोड़ते हैं उसको तो वो एकदम हिलता डुलता रहता है काफी ज्यादा, और उसके बाद नॉर्मल स्पेस में आ जाता है, फिर दोबारा एस्टेब्लिश हो जाता है. सो जो पहले एस्टेब्लिश था और उसके बाद जो एस्टेब्लिश है, उसके बीच का जो ड्यूरेशन होता है ना, जिस दौरान वो मतलब, इसके कहने का मतलब क्या है कि अपनी समान स्थिति से वो ऊंचा या नीचा रहता है. ठीक है, जो उसकी स्टेबल स्थिति है उससे थोड़ा ऊंचा नीचा रहना, तो उसे क्या कहते हैं, वो एक ड्यूरेशन होती है जिसको हम कंपन हम मानते हैं. वही आंदोलन होता है एक तरीके का. ठीक है, तो इसके लिए जो है, अगर आप थोड़े से नए हो तो आप ये ट्रिक जरूर ट्राई करना, आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. ठीक है, और रही इसकी आंदोलन संख्या की बात, तो 240 से अगर मैं इसको हाफ कर दूं, 240 को हाफ कर दो, क्योंकि मध्य की बात हो रही है, तो मध्य से हमको मध्य जाना है, यानी कि एक स्टेप हम नीचे ही जाएंगे. तो एक स्टेप अगर हम नीचे जाएंगे तो उसको आपको आधा कर देना है सीधा, मतलब 120. अगर मैं पूछूं कि मध्य सप्तक के षड्ज की आंदोलन संख्या क्या होगी, तो वो 120 होगी. वहीं अगर मैं पूछूं तार सप्तक के षड्ज की आंदोलन संख्या क्या होगी, तो 240 को डबल कर दो, सीधा सीधा आंसर निकल जाएगा, यानी कि 480 इसका करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, और वहीं पर इन अ क्विक वे आपको थोड़ा बता देती हूँ कि टोटल स्वरों की क्या क्या आंदोलन संख्या है. जिनमें सबसे पहला है षड्ज 240, क्योंकि मैं मध्य की ही बात करूंगी, क्योंकि मध्य से तार और मध्य का निकालना आसान होगा. क्योंकि अगर आपको तार का निकालना है तो एज इट इज उसको डबल कर दो, और अगर आपको मध्य का निकालना है तो एज इट इज उसको डिवाइड कर दो. ठीक है, आपका आंसर तुरंत निकल जाएगा. तो सबसे पहला है षड्ज की, जो कि होती है 240, ऋषभ की है 270, गंधार की है 300, मध्यम की है 320, पंचम की है 360 और धैवत की है 400. कई कई जगह आपको 405 भी देखने को मिलेगा. ठीक है, तो अगर 405 देखने को मिलता है तो भी घबराना नहीं, उसी को लगा देना, और वरना 400 तो है ही इसका आंसर. ठीक है, और निषाद की है 450. ठीक है, तो सीधा सीधा जो है मैंने आपको सारी आंदोलन संख्या बता दी है. इसको याद कैसे करना है, तो इसकी भी एक ट्रिक है. 240 हमको बस 240 याद रखना है. मेरे केस में मैंने सिर्फ 240 याद रखा था, षड्ज की आंदोलन संख्या. उसके बाद आपको याद रखना है कि 30 प्लस होगा 2 बार में, उसके बाद 20 प्लस होगा. ठीक, और लास्ट का मैंने ज्यादा सोचा नहीं, मैंने इसको एज इट इज 450 से याद कर लिया, क्योंकि 400 की जगह हमको कभी कभी 405 भी देखने को मिल सकता है, और 450 की जगह हमको कभी कभी 445 देखने को भी मिल सकता है. ठीक है, सो इसलिए 400 और 450 याद करने में ही भलाई है. 400 की जगह कभी 405 भी अगर ऑप्शन में दिख जाए तो वो भी गलत नहीं मानना, और 450 की जगह 445 देखने को मिल गया तो वो गलत नहीं मानना, उसी को राइट करके आ जाना. तो मैंने इसको ऐसे याद किया था. लेट मी रिमाइंड यू कि आपको सिर्फ 240 ही याद रखना है. 240 एज इट इज याद रख लो. षड्ज की आंदोलन संख्या है, मध्य की है
अगर तार की निकालनी पड़ेगी उसको सीधा सीधा डबल कर दो, आंसर निकल आएगा। अगर आपको मध्य की निकालनी तो उसको सीधा सीधा डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपको 30-30 याद रखना है क्योंकि 30-30 पे प्लस होगा। अगेन फिर आपको 20-40 याद रखना है, अगेन आपका आंसर निकल जाएगा। और उसके बाद 400 और 450 याद रखना। आई डोंट थिंक इट इज एनी बिग डील, क्योंकि 400 और 450 में ये कैच है कि 400 की जगह आपको 405 या 450 की जगह आपको 445 भी देखने को मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। वहीं पर जो है भातखंडे से रिलेटेड भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इन्होंने गंधार की जो है कोमल गंधार की आंदोलन संख्या इन्होंने कितनी मानी है, तो ये भी याद कर लो कि ये 288 इन्होंने मानी हुई है, ठीक है। कोमल गंधार के आंदोलन संख्या भातखंडे जी ने 288 मानी हुई है। और अब गंधार अगर हो गया है तो ऋषभ, धैवत ये सब नहीं छोड़े जा सकते, ठीक है। तो ऋषभ की जो है वो 256 है, गंधार के आपको पता लगी गई 288 है कि जनरली उनके नाम से ही पूछ लेते हैं कि भातखंडे ने क्या मानी, तो भाई बता देना कि 288 मानी थी कोमल गंधार की, ठीक। तीव्र मध्यम की 337 है, ठीक है, 1/2। बेसिकली इतना याद करने की जरूरत नहीं है, 337 भी आप याद कर लो चल जाएगा क्योंकि इतना डीप नहीं आएगा, ठीक। और धैवत की जो है 384 है, निषाद की जो है 423 4/9 है, तो ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, 423 ही याद कर लो, आपका इतना हो जाएगा क्योंकि इतना डीप नहीं पूछेंगे, क्योंकि कोमल स्वरों की आंदोलन संख्या रेयरली पूछी जाती है, मेनली भातखंडे के नाम से पूछी जाती है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, 256 है, 288 है, 337 है, 384 है और 423 है। इतना भी याद नहीं रखोगे तो भी कोई बात नहीं, आप सिर्फ गंधार की याद रख लो 288, ठीक है, आपके लिए इतना काफी रहेगा। बाकी जितना मैंने आपको बताया है 240, 30 प्लस और 2040, 400, 450, ये जो भी मैंने आपको बताया, क्योंकि ये बिल्कुल मैंने भी खुद ऐसे ही याद किया है, तो आप इसको तो जरूर याद रखना। और इस ट्रिक को याद मत करना, समझना जिस तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि जब आप लॉजिक लगा लेते हो, कुछ एक अंडरस्टैंडिंग बैठा लेते हो, आपको चीजें बहुत अच्छे से याद होती है। तो आंदोलन संख्या हमने सारी ऑलमोस्ट कवर कर ली है, कोमल भी कवर कर ली है, जो कि रेयरली पूछे जाते हैं। अगर आप याद कर सको तो कर लेना, क्योंकि मैं सिर्फ बोर्ड इसलिए रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने हाथों से उसको खुद नोट डाउन करो, खुद लिखो और खुद उसको देखते रहो, वीडियोस के थ्रू रिवाइज करो। नहीं वीडियो देखनी कोई बात नहीं, आप अपनी बुक्स में जैसे बताया गया है उस तरह से लिखो। थोड़ी सी जो भी रटने वाली चीजें हैं उनको रटो मत, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनाओ, आपको अच्छे से वो आ जाएगा। जैसा उसका एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको सीखो, आपको जल्दी उसको सीखने में आसानी होगी। और कोई भी अगर कंफ्यूजन होता है, क्योंकि मैंने अगेन बोला कि मैं बोल इसलिए रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपके हाथ ज़्यादा एक्टिव रहें और याद करो, आपके माइंड में वो बैठे, ठीक है। तो इस बीच अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन होता है, कोई भी डाउट आता है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन पर आप छोड़ दो और मैं उसको देखूंगी और आपका डाउट दूर करने की कोशिश करूंगी। और मुझे लगेगा तो डाउट से रिलेटेड भी मैं एक क्वेश्चन या जो भी आपके माइंड में होगा मैं उसको भी लाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ये जो है ये PYQ सीरीज है। PYQ से हम जितना एनालाइज कर सकें, जितना उसको समझ सके, जितना अंडरस्टैंडिंग हम बना सके, उतना ही हम सबके लिए बेहतर होगा। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू।